हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और उसका आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें बेसिकली हम लेटर मुगल्स, प्लासी वॉर एंड आपकी मैसूर वॉर को देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान में रखिएगा, इसको बहुत ही डिटेल्ड और विस्तृत मैनर में मैंने क्रिएट किया है। आप सभी का सहयोग बहुत अपेक्षित है और आपका सहयोग और मेरी पूरी मेहनत रहेगी ताकि आपको मैं प्रॉपर आपके क्वेश्चन इसमें दिखा सकूं। तो बहुत सारे कंटेंट को मैंने इसमें यूज किया है, तो बहुत सारा कंटेंट जो है आप इसको मगअप कर लें, यही मेरे हिसाब से बहुत होगा, क्योंकि बहुत ही विस्तृत रूप में मैंने इसको प्रीलिम्स के हिसाब से डिजाइन किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। किसी भी प्रकार का हो, क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जाएगा। स्टार्ट करते हैं आपके साथ आज के सेशन को। तो आज हम बेसिकली क्या देखेंगे, दैट इज लेटर मुगल्स को देखेंगे। आज बेसिकली हम प्लासी वॉर को देख लेंगे और साथ में हम देख लेंगे आपका मैसूर वॉर को। शॉर्ट में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज लेटर मुगल्स, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, जिसका नाम हमें शाह आलम प्रथम का टाइटल भी ये लेगा। इसके अलावा इसका रियल नेम क्या है, दैट इज मुअज्जम। औरंगजेब का बेटा है और बेसिकली काबुल का ये शासक हुआ करता था। और औरंगजेब के बाद सबसे पहले गद्दी का दावेदार कौन बनेगा, बहादुर शाह प्रथम। अपने भाइयों को हटा करके सबसे पहले जो गद्दी का दावेदार बनेगा मुअज्जम, बहादुर शाह फर्स्ट के टाइटल के साथ, और साथ ही शाह आलम फर्स्ट का भी टाइटल लेगा और राजगद्दी पर बैठेगा। ये बेसिकली एक कॉर्डियर पॉलिसी अपनाएगा टुवर्ड्स दी राजपूत, टुवर्ड्स दी सिख, इन सभी के प्रति एक फ्रेंडशिप पॉलिसी को अपनाने का प्रयास करेगा। राजपूतों में जहां अजीत सिंह जो मारवाड़ के राजा हुआ करते थे उनको ये रिकॉग्नाइज करेगा, बल्कि जजिया को भी अबॉलिश करने का प्रयास करेगा। साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी को भी मनसबदारी में शामिल करने का प्रयास करेगा। इसी के अलावा मराठों में जो शाहू अभी तक आगरा में जिनको रखा गया था, आपको मालूम है कि 1689 में औरंगजेब और संभाजी के बीच में जब संगमेश्वर का युद्ध होता है, उसी के बाद से शाहू जो है वो बेसिकली हमको आगरा में ही दिखाई देते हैं। अब ये जो है बहादुर शाह फर्स्ट शाहू को आगरा जेल से आगरा से रिहा करेंगे, और आगरा से रिहा करने के क्रम में शाहू अब महाराष्ट्र में जाएंगे और मराठों में एक नई प्रकार की पॉलिटिक्स को हम यहां से देखेंगे। तो जब हम मराठों को डिस्कस करेंगे तो मराठास की इस पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करेंगे। जब हम सिखों को देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह के साथ ही सभी सिख गुरुओं की भी वहां पर आपसे बेसिक चर्चा की जाएगी, और फिर रंजीत सिंह के बाद चर्चा करते हुए हम लोग आगे सिखों की तरफ भी बढ़ेंगे। इसी इंसान को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। तो क्या क्या इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, मुअज्जम इसी का नाम है, शाह आलम फर्स्ट इसी का नाम है, बहादुर शाह फर्स्ट इसी का नाम है। यही अजीत सिंह को रिकॉग्नाइज करेगा मारवाड़ के राजा के रूप में, यही गुरु गोविंद सिंह के साथ एक मनसबदारी में उनको शामिल करने का प्रयास करेगा। शाहू को रिलीज करने वाला यही आदमी है और इसी को ही शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसी के काल में जोशुआ कैटलर करके डच एक प्रतिनिधि होगा जो बहादुर शाह फर्स्ट के दरबार में आएगा। मुअज्जम शाहे बेखबर इसी को कह रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इसके अच्छे कॉर्डियर रिलेशनशिप डेवलप हुए। गुरु गोविंद सिंह जी ने अंबाला के पास लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इन किलों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। लोहगढ़ का किला जो है बनवाया था किन्होंने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर के रिलेशन बहादुर शाह के साथ खराब होंगे और बहादुर शाह के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे कौन, बंदा बहादुर जी। राजपूतों के साथ इनकी फ्रेंडशिप होगी क्योंकि अजीत सिंह को यह ऐसा मारवाड़ के रूप में के राजा के रूप में ये रिकॉग्नाइज करेंगे। इनके बाद जो हम देखेंगे बेसिकली जहादार शाह गद्दी पर आता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा। जहादार शाह बेसिकली इस समय अगर हम देखेंगे तो एक ईरानी गुट हमको दिखाई पड़ेगा जो कि हमको भारी दिखाई पड़ेगा इसके समय में। खासकर अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो महाराजा मिर्जा सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के भी फाउंडर हैं,
आखिर इनको मिर्जा राजा का टाइटल दिया किसने था? मिर्जा राजा का टाइटल दिया था जय सिंह को जहादार शाह ने। उसी प्रकार मारवाड़ के जो अजीत सिंह हैं उनको महाराजा का टाइटल किसने दिया था? महाराजा का टाइटल दिया था जहादार शाह ने। लेकिन जहादार शाह की एक सबसे बड़ी खराबी यह थी कि जहादार शाह एक वैश्या के, जिसको लाल कुंवर के नाम से हम लोग जानते हैं, लाल कुंवर के प्रेम के चक्कर में यह फंस जाता है और फिर इसी में ही इसका अधोगति स्टार्ट होती है, पतन स्टार्ट हो जाता है और फाइनली 1713 में ही इसी का भतीजा फारूक सियर जो है वो इसको डिफीट कर देगा और गद्दी पर आ जाएगा। पहली बार मुगल सरदार शक्तिशाली बने थे क्योंकि जुल्फिकार खान का सपोर्ट पा करके ही ये गद्दी पर बैठेगा। इसके बाद फारूक सियर जो है जहादार शाह को हरा करके गद्दी पर आएगा। फारूक सियर सैयद ब्रदर्स के समर्थन से राजा बना था। सैयद ब्रदर्स दो भाई हैं, सैयद ब्रदर्स, इन्हें 12 के सैयद भी कहते हैं, अब्दुल्ला अली खान और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला अली खान जो है वो बेसिकली वजीर का पद ले लेगा, हुसैन अली खान एक आर्मी हेड का पद ले लेगा। इन दोनों को ही किंग मेकर का ताज दिया गया था। यही किंग मेकर हैं जो फारूक सियर को एज अ राजा के रूप में बनाएंगे। फारूक सियर, अब्दुल्ला अली खान और हुसैन अली खान दोनों आपको दिखाई पड़ रहे, एक वजीर का टाइटल लेगा, एक आर्मी हेड बनेगा। लेकिन फारूक सियर के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जयसिंह जो जयपुर के फाउंडर हैं, इनको सवाई का जो टाइटल दिया गया था वो बेसिकली फारूक सियर के द्वारा दिया गया था। मिर्जा राजा का जो टाइटल दिया गया था वो जहादार शाह के द्वारा दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बंदा बहादुर की मृत्यु जो है वो फारूक सियर के ही समय में हुई थी। बंदा बहादुर जो लगातार प्रतिशोध के लिए मुगलों के पास अटैक कर रहे थे, अंततः 1716 में बंदा बहादुर जी की मृत्यु हुई थी फारूक सियर के समय में ही। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा बंदा बहादुर जी के बारे में बात करूं तो जम्मू के रहने वाले थे। कौन? बंदा बहादुर। बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। क्या नाम था? बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। अच्छा, बहादुर शाह प्रथम जो आपको दिखाई पड़ा था, जिसे हम शाहे बेखबर के नाम से जान रहे थे, ये बेसिकली टाइटल उसको एक हिस्टोरियन ने दिया था जो मुगल काल का था, जिसका नाम था खाफी खान। खाफी खान जिसकी किताब थी मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब थी खाफी खान की किताब। उसी ने ही बहादुर शाह फर्स्ट को शाहे बेखबर का टाइटल दिया था। उसी प्रकार बंदा बहादुर जी के बचपन का नाम था लक्ष्मण देव और बाद में इनका नाम हुआ था माधव दास। बाद में बैराग्य का जीवन अपना लिया तो इनको माधव दास बैरागी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इनकी जो मीटिंग हुई थी वो आंध्र प्रदेश के नांदेड़ वाले रीजन पर हुई थी। सर्वप्रथम गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो इनकी मुलाकात हुई थी वो आंध्र प्रदेश के नांदेड़ वाले रीजन पर हुई थी और गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें गुरु का बंदा शब्द दिया था, इसीलिए इनको बंदा बहादुर भी कहा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही इनका नाम गुरु बख्श सिंह रखा गया था और प्यार से बंदा बहादुर के नाम से इनको संबोधित किया जाता था। तो बंदा बहादुर जी के बारे में थोड़ा सा याद रखिए। बचपन का नाम क्या है? लक्ष्मण देव। बाद में इनका नाम हुआ था माधव दास। वैराग्य का जीवन अपनाया तो माधव दास बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ आंध्र प्रदेश के नांदेड़ में मुलाकात हुई और गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु का बंदा कहा। गुरु बख्श सिंह इनको नाम दिया था। प्यार से इन्हें बंदा बहादुर भी कहा जाता था। जम्मू के रहने वाले थे। कौन? बंदा बहादुर। फारूक सियर पहला सम्राट है जो अमीरों के द्वारा मारा गया था। मुगल काल का पहला शासक है जो अमीरों के द्वारा, सैयद जो ब्रदर्स थे अब्दुल्ला अली खान और हुसैन अली खान, इनके द्वारा मारा गया था। तो पहला था जो अमीरों के द्वारा मारा गया था। लेकिन इसी फारूक सियर के दरबार में 1715 में बंगाल के अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में आता है और यही जॉन सरमन का प्रतिनिधि मंडल है जो बेसिकली चाहता था कि बंगाल में, हमने कल भी आपसे बात की थी कि चाहता था कि बंगाल वाले रीजन पे उनको सिक्कों की अनुमति दे दी जाए।
ब्रिटिश सिक्कों की अनुमति दे दी जाए, जिसको मुंबई में ढाला जाता था। तो जब जॉन सरमन इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के आता है तो देखते हैं कि फारूक सियर को एक बीमारी हो गई थी खासकर, और उस बीमारी से जॉन सरमन के प्रतिनिधिमंडल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। वो विलियम हैमिल्टन जो है वो बेसिकली फारूक सियर को उस बीमारी से निजात दिला देता है। इसी के बाद कंपनी को मैग्ना कार्टा ऑफ फरमान जारी किया जाता है, अधिकारों का महाअधिकार पत्र जारी किया जाता है, जिसके द्वारा बंगाल वाले रीजन पर 3,000 रुपए की वार्षिक किराए पर फ्री ट्रेड की अनुमति दी जाती है। सूरत में 10,000 रुपए और साथ में बंबई के सिक्कों को पूरे मुगल इंडिया में चलाने की अनुमति दी जाती है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। इस दूत मंडल में एक नाम आपको दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन। नाम क्या है? दैट इज विलियम हैमिल्टन। सॉरी, क्या लगा हुआ था? विलियम हैमिल्टन। ओके, अब ठीक है, विलियम हैमिल्टन। तो फारूक सियर की एक दर्दनाक बीमारी से इन्होंने मदद की थी और अंततः फारूक सियर ने इसको फरमान जारी किया था। अच्छा, ये जो फरमान जारी किया गया था उसके लिए फारूक सियर को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। आप समझिए कि उस समय जो बंगाल का सूबेदार बना था 1717 में, मुर्शीद कुली खान, उसने भी इसको कहा था कि सर आप इसको जारी मत कीजिए इस प्रकार से, लेकिन अंततः फरमान जारी किया गया और इस फरमान के द्वारा दस्तक जारी करने का अधिकार दे दिया गया। दस्तक जो घर घर की दस्तक देगी और यही दस्तक प्लासी के युद्ध का कारण बनेगी, यही दस्तक बक्सर के युद्ध का कारण बनेगी, यही दस्तक काम करेगी। यहां पर आपके सामने लिखा है, यह है आपका मुर्शीद कुली खान, यह है फारूक सियर, लिखा भी है निकम्मा और बेवकूफ मुगल सम्राट। और यहां पर तो तुम जान ही रहे हो कौन है, अंग्रेज। यहां पर अब इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद कौन आकर के बैठता है? छोटी छोटी अवधि के लिए शासक बनेंगे। इसके बाद बैठता है रफी उद दर्जात, 28 फरवरी से 4 जून तक बैठता है। सबसे कम समय तक राज करने वाला यही मुगल सम्राट है जिसका नाम है रफी उद दर्जात। टीबी से इसकी मृत्यु हो गई थी, टीबी से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बैठता है रफी उद दौला। रफी उद दौला दूसरा सर्वाधिक कम समय तक रूल करने वाला शासक था, अफीमची था, अफीम प्रिय थी इसको, इसीलिए इसे पेचिश नामक एक रोग हो जाता है और अंततः इसकी भी क्या हो जाती है? सर मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा सर्वाधिक कम समय तक रूल करने वाला शासक कौन था? रफी उद दौला। सबसे कम समय तक रफी उद दर्जात। इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक आएगा, नाम होगा मोहम्मद शाह रंगीला। रोशन अख्तर इसका नाम है, रोशन अख्तर इसका नाम है और इसी को ही रंगीले के नाम से भी जाना जाता है, रंगीले के नाम से भी जाना जाता है। 1719 से 1748 तक हमको ये दिखाई पड़ेगा। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। इसके समय में वो सैयद ब्रदर जो अब्दुल्ला अली खान, हुसैन अली खान थे, उनको मार दिया जाता है। और इसके समय में दूसरी पावर्स जो हैं वो अपने आप को राइज करना दिखाई पड़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सआदत खान और निजाम उल मुल्क आसफ जाह। तो ईरानी गुट का नेतृत्व तो इसके समय में बढ़ जाएगा, सआदत खान और इधर आसफ जाह निजाम उल मुल्क। तो सआदत खान और आसफ जाह निजाम उल मुल्क के नेतृत्व वाला जो ईरानी गुट है उसने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। यही सआदत खान है जो अवध के स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करेगा 1722 ईस्वी में, और यही निजाम उल मुल्क है जो 1724 ईस्वी में हैदराबाद का संस्थापक बन जाएगा। 1725 में हैदराबाद को अपनी कैपिटल बना लेगा, राजधानी बना लेगा। कौन? ये निजाम उल मुल्क 1725 में हैदराबाद को अपनी कैपिटल बना लेगा। दक्कन की। कौन? निजाम उल मुल्क आसफ जाह चिन किलिच खान। मोहम्मद शाह रंगीला। अब रंगीला आदमी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि
जो प्रतिभाएं हैं वो अपने आप रास्ता छोड़ेंगी। राजा को रंगीला नहीं बल्कि राजा को गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। रंगीला हो भी तो भी गंभीर हो जाओ। यूक्रेन का राजा आपके सामने दिखाई पड़ता है, राष्ट्रपति, जो कि भले ही एक कॉमेडियन रहा हो, लेकिन ऐसी कॉमेडी उसने भी दिखाई है सीरियस वाली कि आज रशिया भी इतने छोटे से क्षेत्र को नहीं जीत पाया। तो किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दे पर भी अमर रहो और जीवन में भी अमर हो जाओ। ठीक है ना? तो ऐसे किरदार हमेशा इंसान को निभाने चाहिए। ठीक है। आइए, इसी के समय में नादिर शाह का अटैक होगा 1739 ईस्वी में। यह नादिर शाह जो कि आएगा अफगानिस्तान से होता हुआ और करनाल का युद्ध होगा, और इस करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला और साथ में नादिर शाह के बीच में फाइट होगी। कहते हैं कि अवध का नवाब जो था इस समय, नाम क्या था, यही सादत खान वाला, ये बेसिकली इसको इनवाइट करेगा, ये बेसिकली इसको इनवाइट करेगा और फाइनली नादिर शाह का अटैक होगा। दिल्ली में कत्ले आम देखा जाएगा। 57 दिनों तक बकायदा दिल्ली पर रहेगा। कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊ सब कुछ उठा करके ले जाएगा। कहां? फारस। इसके बाद कौन आकर के बैठेगा? अहमद शाह। छोटे से समय के लिए बैठता है, 48 से 54। अब्दाली का सबसे पहले अटैक 1748 में हुआ था। नादिर शाह के बाद जो भारत पर अटैक किया गया था अफगानी, वो अब्दाली का अटैक हुआ था। 1748 में पहली बार अटैक करेगा। भारत में टोटल 7 बार अहमद शाह अब्दाली अटैक करेगा। टोटल 7 बार अहमद शाह अब्दाली अटैक करेगा। तो अहमद शाह के समय में सर्वप्रथम उसका अटैक हम देखेंगे। इसके बाद 54 से 59 एडी तक कौन बैठेगा? आलमगीर सेकेंड। कौन बैठेगा? आलमगीर सेकेंड। इसी के समय में प्लासी का युद्ध होगा जिसने पूरे बंगाल की दिशा और दशा बदल दी। वो बंगाल का युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध, वो बेसिकली आलमगीर सेकेंड के समय में होगा। 1754 से लेकर के 1759 के बीच में यह बैठता है। 57 में प्लासी का युद्ध जो है इसी के समय में होगा। इसका मूल नाम क्या है? अजीजुद्दीन। नाम क्या है? अजीजुद्दीन। याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली द किंग ऑफ पर्शिया अटैक्ड 7 टाइम्स। और 7 बार तुम्हारा जो अहमद शाह अब्दाली है ये कमबख्त भारत पर अटैक करेगा। इसके बाद जो बैठेगा वो बैठेगा शाहजहां थर्ड। देखिए, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद रहती है तो अच्छा रहता है। शाहजहां थर्ड, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आएगा दैट इज शाह आलम सेकेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा बनेगा जो कि 1759 से लेकर 1806 तक बैठेगा। इसी के समय में 1760 में वांडी वॉश का युद्ध होगा जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरीके से भारत में हटेंगे। इसी के समय में 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध होगा जिसमें मराठे की पराजय होगी। इसी के समय में 1764 का बक्सर का युद्ध होगा जिसमें अंग्रेज जो हैं वो हावी होंगे। इसी के समय में तुम्हारा मैसूर के वॉर भी होंगे। आप देख सकते हैं इसको। यही आदमी है जो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करेगा और अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बन जाएगा इलाहाबाद वाले रीजन पर। यही आदमी है जिसे 1772 में दोबारा माधवराव फर्स्ट जो है मराठे इलाहाबाद से उठा करके लाएंगे। कहां पर? दिल्ली में। और दिल्ली में इसको ऐसा किंग बनाया जाएगा। तो 1772 से 1803 के बीच में यह मराठों के द्वारा प्रोटेक्टेड हमको दिखाई पड़ेगा। तो इसका वास्तविक नाम क्या है? अली गौहर। वास्तविक नाम है अली गौहर। इसी के समय में पानीपत का तीसरा वॉर हो रहा है। बक्सर का वॉर होगा 1764 में। 1765 एडी में यही दीवानी राइट देगा किसको? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन पर। इसके बाद अकबर सेकेंड आकर के बैठेगा 1806 से 1837 तक। इसी के समय में 1835 में मुगल क्वाइंस जो हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसी के समय में मुगल क्वाइंस जो हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा 1835 में।
वही 1835 में ही कर दिया जाएगा। 1835 में अंग्रेजी को भारत में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 1833 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी नाम आया था, शायद याद होगा। द यूनाइटेड, कल आपको बताया था, द यूनाइटेड कंपनी एंड द गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडीज लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज, तो पूरा नाम आपको बताया था, आप उस नाम को भी याद रखें। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम कब आया था? बेसिकली 1833 में। उसको प्यार से और किस नाम से बुलाते थे? दैट इज द जॉन कंपनी, तो उसको भी प्लीज याद रखिएगा। सो राजा राम मोहन रॉय को इसी इंसान ने टाइटल दिया था, किसका? राजा का। तो प्लीज याद रखिएगा अकबर सेकंड को। इसके बाद आखिरी शासक आएगा बहादुर शाह सेकंड जफर। तो 1800 ये क्या है? बहादुर शाह जफर 1837 में बैठेगा ना, 1837 से 1862 तक रहेगा। 1862 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, मतलब जिंदा रहेगा 1862। आपको मालूम है कि 57 के रिवोल्ट के बाद इसे रंगून स्थापित कर दिया जाएगा। तो लास्ट मुगल है 1857 का रिवोल्ट, इसी के समय में हुआ। मिर्जा गालिब, द फादर ऑफ मॉडर्न उर्दू पोइट्री वॉज पैट्रोनाइज्ड बाई हिम। इन्हें बाद में बर्मा ले गए, तभी गाना बना मेरे पिया गए रंगून। तो भैया रंगून गए और रंगून में ही 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो हमारे लिए इतना लेटर मुगल्स हो गए। यहां पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा अवध की स्थापना। तो अवध की स्थापना सादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। याद रखिएगा, अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खान बुरहान उल मुल्क ने। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क चिन किलिच खान आसफ जह ने की थी। 1725 में इसको राजधानी उसने बनाया था। 1724 में निजाम उल मुल्क दक्षिण की तरफ जाएगा, तब इसका एक युद्ध होगा सुकर खेड़ा का युद्ध होगा। और इस सुकर खेड़ा के युद्ध में यह चिन किलिच खान जो है हराएगा किसको? मुबारिज खान को। चिन किलिच खान वर्सेस मुबारिज खान, और इस मुबारिज खान को हराएगा, और हराने के बाद चिन किलिच खान हैदराबाद को डेवलप करेगा। मान्यता इसको शहंशाह से मिल जाएगी। तो शुकर खेड़ा का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा इस चीज को। बंगाल का एक प्रकार से फाउंडर हम देखें तो मुर्शिद अली खान बनेगा। वैसे बंगाल का कंप्लीट राजस्व देना कौन बंद करेगा? अलीवर्दी खान। केरला में तो मार्तंड वर्मा, फर्रुखाबाद में मोहम्मद खान बंगश। तो कुछ नाम हैं, पता रहने चाहिए। इवन कर्नाटिक रीजन को देखें, तो कर्नाटिक रीजन को सादतुल्ला खान। कौन हो जाएगा? सादतुल्ला खान। तो कुछ नाम है, पता रहने चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा सवाई जय सिंह को देखेंगे। सवाई जय सिंह का क्या योगदान है जरा देखिएगा। सबसे पहली चीज है, सवाई का टाइटल इसको किसने दिया था? फारूक सियर ने दिया था। फारूक सियर ने इसको सवाई का टाइटल दिया था। सवाई का टाइटल फारूक सियर ने दिया था। जहांदार शाह ने इनको मिर्जा राजा का टाइटल दिया था। जहांदार शाह ने इनको मिर्जा राजा का टाइटल दिया था। इन्होंने ही 1722 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की थी। एस्ट्रोलॉजी पर एक बुक है जीज मोहम्मद शाही इन्हीं से संबंधित है। यूक्लिड की रेखा गणित को संस्कृत में अनुवादित करवाया था मिर्जा राजा सवाई जय सिंह के द्वारा। तो कुछ चीजें याद होनी चाहिए। 5 जगहों पर वेधशालाएं भी लगवाई थी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरा एक बार लिख करके बताइएगा। दिल्ली भी था, उज्जैन भी था, और 3 कौन से इलाके थे? सोचिए, एक तो चलो जयपुर हो गया, और 2 इलाके कौन से थे? जरा नाम लिख दीजिएगा प्लीज। इसके बाद हम थोड़ा सा बंगाल की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमें प्लासी के युद्ध की तरफ चलना है। और बंगाल में अगर हम 1717 में देखें तो एज अ सूबेदार के रूप में मुर्शीद कुली खान को ही नियुक्त कर दिया गया था। बंगाल में इसी आदमी ने इजारेदारी प्रणाली को भी स्टार्ट करवाया था। खेती की एक बहुत ही प्रचलित प्रणाली थी। कौन सी? इजारेदारी की प्रणाली। किसानों को सहायता देने के लिए तकावी नामक ऋणों को भी इसने उनको बंटवाया था। ये वही तकावी ऋण है जो मोहम्मद
तुगलक के द्वारा स्थापित करवाए गए थे। सोनधार ऋण, तकावी ऋण, उसी ने आपको मालूम होगा दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रूप में। तो ये वही तकावी ऋण है जो बाकायदा प्रमोट किए जाएंगे किसके द्वारा? मुर्शीद कुली खान के द्वारा। एक प्रकार से बंगाल की अगर भूराजस्व व्यवस्था को देखें तो उसमें मुर्शीद कुली खान का नाम बहुत अग्रणी नामों में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद जो अगर हम देखें तो शुजाउद्दीन बैठेगा, फिर सरफराज खान बैठेगा, लेकिन वो हमारे मतलब के नहीं है। हमें अपने प्रीलिम्स के लिए कुछ की पॉइंट्स को पकड़ना है जो हमारे लिए लगातार टारगेट कर सकते हैं, तो हमें टारगेटेड पॉइंट को पकड़ना होगा। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर आएगा दैट इज अली वर्दी खान। इस अली वर्दी खान ने, यही अली वर्दी खान है जिसने मुगलों को टैक्स देना ही बंद कर दिया था, किसी प्रकार की कोई भी ट्रिब्यूट देना ही बंद कर दिया था अलीवर्दी खान ने। ऐसा इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। ये एक स्टेटमेंट देता है, जरा स्टेटमेंट को देख लीजिए। यूरोपीय मधुमक्खी की तरह है, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, यदि इनको छेड़ा जाएगा तो वह काट काट करके मार डालेंगे। तो यूरोपीय मधुमक्खियों की तरीके हैं, यदि इन्हें नहीं छेड़ा जाएगा तो ये वास्तव में शहद देंगी, यदि इनको छेड़ा जाएगा तो ये काट काट करके मार देंगी। किसने स्टेटमेंट दिया है? अलीवर्दी खान ने। सिराजुद्दौला को भी सीख दे करके गया था कौन? अलीवर्दी खान, कि बेटा समझ लो। यही अलीवर्दी खान है जो आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है, यही अलीवर्दी खान है जो आपके पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है। 1717 से लेकर 1756 बहुत सारे डिफरेंट नवाब आपको दिखाई पड़ेंगे। 1756 के बाद हम देखें तो अलीवर्दी खान का सबसे योग्यतम उत्तराधिकारी जो हमको दिखाई पड़ा था वो सिराजुद्दौला दिखाई पड़ा था। इसकी बेटी भी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, जो घसीट घसीट के मारा करती थी। इसी प्रकार इसकी दूसरी पुत्री का लड़का था शौकत जंग, जो कि फौजदार हुआ करता था। तो यह भी एक प्रकार का कंटेंडर हुआ करता था किस चीज का? कि मैं राजा बन जाऊं। तो घसीटी बेगम, शौकत जंग को सपोर्ट कौन कर रहा था? अंग्रेज। और इधर राजा कौन बन गया? राजा बन गया तुम्हारा सिराजुद्दौला, जो कि ग्रैंडसन था किसका? अलीवर्दी खान का। अब सिराजुद्दौला 20-25 साल का लड़का बन गया राजा, और उसके सामने एक और मुसीबत आई क्या? कि अंग्रेज लगातार दस्तक का मिसयूज कर रहे थे। आपको पता है 1756 से 1763 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध भी स्टार्ट होने वाला है। तो दस्तक का मिसयूज सबसे बड़ा हुआ करता था। दूसरी तरफ अंग्रेज जो हैं नवाब के तुलना में उसके जो विरोधी पक्ष था उसको प्रॉपरली अपने यहां शरण दिया करते थे। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण इनके बीच में मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता चला गया। और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि सप्तवर्षीय युद्ध होने के कारण अंग्रेज जो है अपनी, आपको मालूम है यहां पर अंग्रेज भी हैं, यहां पर आपके फ्रांसीसी भी हैं। फ्रांसीसी चंद्रनगर वाले इलाके में है, अंग्रेज कासिम बाजार कलकत्ता फोर्ट विलियम वाले इलाके में है। तो युद्ध के बादल यूरोप में मंडराने लगे, तो यहां पर उसकी परिणति आपने देखी। ये लोग अपने क्षेत्र पर चारों तरफ फोर्टिफिकेशन करना चालू कर दिया, इन्होंने किलाबंदी करना स्टार्ट कर दी। इसी किलेबंदी का यह परिणाम हुआ कि नवाब ने दोनों को मना किया कि आप किसी प्रकार की कोई किलेबंदी मत कीजिए। अब फ्रांसीसी तो एक बार मान भी गए, लेकिन अंग्रेजों ने कहा अरे ठीक है देखा जाएगा, जो करना है कर लो। नवाब को इस बात से और ज्यादा गुस्सा आया, एक तो दस्तक का मिसयूज, उसके बाद मेरे विरोधियों को शरण देना, अब मेरे खिलाफ किलेबंदी करना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अंततः फाइनली सिराजुद्दौला के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया, और अटैक करने के बाद 20 जून 1756 को ये पूरे कलकत्ता को क्या कर दिया गया? सीज कर दिया गया। और इनको अंग्रेजों को फुल्टा नामक एक द्वीप पर जाकर के शरण लेनी पड़ी। फुल्टा नामक एक द्वीप में जाकर के शरण लेनी पड़ी किसको? अंग्रेजों को। तो यह हालत हो गया था इनका। और इस कलकत्ता का नाम बदल करके सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया था? अलीनगर कर दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा, इस कलकत्ता के नाम को बदल करके। कहते हैं कि यही
जो फोर्ट विलियम का इलाका था कलकत्ता में, यहीं पर एक छोटा सा कमरा हुआ करता था। और इस कमरे में लगभग 18 बाई 14 फीट का कमरा था, लगभग 150 लोगों को बाकायदा उसमें बंद कर दिया गया था। यह हमें हॉलवेल नामक एक जो ब्रिटिश था उसकी जानकारी के आधार पर प्राप्त होता है। कहते हैं उसी को ही काल कोठरी की घटना बोला गया, उसी को ही ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, संघर्ष का कारण क्या था? फोर्टिफिकेशन, और दूसरा क्या था? कॉन्स्पिरेसी। तो 18 जून को सिराजुद्दौला ने युद्ध की घोषणा कर दी और अंग्रेजों को हरा दिया। पराजित अंग्रेजों ने कलकत्ता द्वीपों में जाकर के शरण ली, फुल्टा द्वीप में जाकर के शरण ली। इसी को हम कलकत्ता युद्ध के रूप में भी जानते हैं, जो कि लगभग 20 जून 1756 को लड़ा गया था। इसी कलकत्ता के नाम को बदल के क्या कर दिया गया था? अलीनगर। और यहां का कलकत्ता का जो प्रभारी अधिकारी बना दिया गया था, मतलब अलीनगर का जो प्रभारी अधिकारी बना दिया गया था, उसका नाम था माणिकचंद। माना जाता है 20 जून 1756 को ही ब्लैक होल हादसा हुआ था। इसका जो उल्लेख है वो कलकत्ता परिषद का एक अध्यक्ष था जिसका नाम था हॉवेल या हॉलवेल, उसने बकायदा इसका उल्लेख किया है। सिराज ने कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया था? दैट इज अलीनगर। दिसंबर 1756 में मद्रास की जो सेना थी वो क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में दोबारा आती है। कहां पर? बंगाल में, क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे रिच प्रोविंस हुआ करता था। अब वो दोबारा वहां पर आएगी और आकर के 9 फरवरी 1757 में पूरे के पूरे कलकत्ता को पुनः जीतेगी और एक अलीनगर की संधि की जाएगी। और इस अलीनगर की संधि में अंग्रेजों को अपने पुराने अधिकार प्रॉपरली वापस मिल जाएंगे। लेकिन अब यहां पर क्लाइव और वॉटसन रहकर के कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करेंगे और इस कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से सिराजुद्दौला का तख्ता पलट करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है स्मॉल डंजियन, वो बेसिकली यहां पर इस तरीके से कालकोठरी की घटना हम देखते हैं। कालकोठरी की घटना जो है बेसिकली एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल के दिमाग की उपज है, जो बताता है कि लगभग 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और हॉलवेल सहित लगभग 23 खुद भी बंद था, ऐसा हमें पता चलता है। अब प्लासी की लड़ाई, अलीनगर की संधि का वॉयलेशन करवाया गया। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के क्षेत्र पर कब्जा अटैक किया और चंद्रनागौर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसी को ही अलीनगर की संधि का वॉयलेशन माना गया। और जबकि पहले से ही कॉन्स्पिरेसी पूरी तरीके से क्रिएट कर ली गई थी। तो प्लासी का युद्ध जो स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली अलीनगर की संधि के वॉयलेशन पर हुआ। पहले से ही परिस्थितियां पूरी तरह तय थीं। इसमें मीर मदान और मोहनलाल, 2 आदमियों को अगर हम छोड़ें जिनके नेतृत्व में एक छोटी टुकड़ी रखी गई थी सिराजुद्दौला के अंडर, तो उनके द्वारा एक लॉयल्टी से युद्ध लड़ा गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो मेजर आर्मी थी मीर जाफर के नेतृत्व में, उससे पहले ही कॉन्स्पिरेसी कर ली गई थी क्लाइव के द्वारा कि आपको बना दिया जाएगा क्या राजा, आपको बना दिया जाएगा नवाब। इसीलिए वो अपनी सेना लेकर के अपने पाले को बदल लेता है। फाइनली सिराजुद्दौला की प्लासी नामक जो बंगाल वाला रीजन है वहां पर एक छोटी सी लड़ाई में डिफीट होती है। सिराजुद्दौला वहां से भागने का प्रयास करता है। मीर जाफर का पुत्र मीरन उसका पीछा करता है और मोहम्मद बेग के द्वारा उसकी सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग पहुंचा देता है ऊपर किसको? प्लासी सिराजुद्दौला को। अब सिराजुद्दौला तो अपनी जगह से हट गया 57 में और 1757 से 1760 के बीच में जो बैठता है वो मीर जाफर बैठता है। मीर जाफर को क्लाइव की गधे के रूप में भी माना जाता है, क्लाइव की लोमड़ी के रूप में भी माना जाता है। अब आपको मालूम है कि दस्तक का तो खुला मिसयूज होगा, तो दस्तक का खुला मिसयूज किया जा रहा था।
राजा का खजाना क्लाइव के लिए ओपन हो चुका था, तो जितना मन किया उतना लूटा मीर कासिम को, मीर जाफर को। किसने? क्लाइव ने। क्लाइव को तो 20 लाख पहले ही दिया गया, 10 लाख वॉटसन को दिया गया था बकायदा। तो उस समय सोचिए कितनी बड़ी बात होगी अपने आप में इतना पैसा देना, तो अपने आप में बड़ी बात थी। तो फाइनली जो मीर जाफर है वो हमको दिखाई पड़ता है लुटा हुआ आदमी, बहुत सारे 24 परगने की जमींदारी वो सब भी दे देता है। तो अब लगातार, अब देखिए अंग्रेजों की जो भूख है पैसों की वो खत्म नहीं हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, महात्मा गांधी सही कही गए हैं, एक आदमी की भी लालच को पृथ्वी पूरा नहीं कर सकती है, आप ये समझ लीजिए। तो वहां तो क्लाइव और अंग्रेज बैठे हुए, तो उनके लालच को कैसे पूरा कर देती। तो ऑटोमेटिकली क्लाइव की डिमांड इतनी ज्यादा की थी कि मीर जाफर के ऊपर भी लगभग 25 लाख रुपए की देनदारी आ गई थी। और इसी बीच कहते हैं कि अंग्रेज जो है वो बेसिकली दक्षिण भारत में भी बिजी हो रहे थे, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था। लेकिन मीर जाफर कहते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है और डचों को इनवाइट करता है। और इसी डचों को इनवाइट करने के क्रम में 1759 ईस्वी में बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ चिनसुरा की लड़ाई होती है। गुस्ताउल कल याद होगा आपको, गुस्ताउस, तो उसकी लड़ाई होती है, चिनसुरा की लड़ाई और बेदरा की लड़ाई, जिसमें फाइनली डिफीट किया जाता है किसको? डचों को, और डचों का यहां से काम तमाम होता है। 1760 में यहां से चला जरूर जाता है कौन? आपका क्लाइव, लेकिन एक अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया जाता है 1760 में, जिसका नाम वही हॉलवेल था। वही हॉवेल जो है अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया जाएगा, और वो बैटल ऑफ बेदारा के लिए जिम्मेदार मानेगा किसको? मीर जाफर को, कि तुम कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। और मीर कासिम के, और उसके बाद, उसके जस्ट बाद परमानेंट गवर्नर बनेगा कौन? वेंसीटाट 1760 में। 1760 में वेंसीटाट भी कॉन्स्पिरेसी का जनक मानेगा किसको? मीर जाफर को। और अंततः मीर कासिम के पक्ष में मीर जाफर को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। अंततः मीर जाफर जो है, मीर कासिम जो है 1760 से 1763 के बीच में हमको एज अ गवर्नर के रूप, एज अ नवाब के रूप में हमको दिखाई देता है। अलीवर्दी खान के बाद सबसे इंपॉर्टेंट शासक के रूप में हमको मीर कासिम दिखाई देता है। सबसे पहले वही आदमी है जो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में लेकर के चला जाता है। राजधानी में ही सारा पैसा भी लेकर चला जाता है, आर्म्स एम्युनिशन भी लेकर के चला जाता है, बल्कि यूरोपियंस को नियुक्त करता है अपनी आर्मी को प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि मैं अंग्रेजों की रडार से थोड़ा सा बाहर हो जाऊं। लेकिन वही मुसीबत दस्तक जारी करने की। मीर कासिम भी लगातार दस्तक के दुरुपयोग की लगातार मुद्दा उठाता रहता है कलकत्ता काउंसिल से, लेकिन कलकत्ता काउंसिल उसकी बात को अनसुना करती है। अंततः 1763 में मीर कासिम भारतीय व्यापारियों को भी इस फ्री ट्रेड की अनुमति दे देता है, और यह अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चिढ़ जाती है। और इसी के बाद 1763 में पटना वाली इलाके में एक छोटी सी लड़ाई होगी मीर कासिम से, और मीर कासिम उसमें डिफीट होगा। मीर कासिम जो है भाग करके जाएगा अपने पिताजी के पास, बोले तो शाह आलम सेकंड के पास, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को लेगा। अब तीनों लोग मिलेंगे, जबकि यहां पर मीर जाफर को 1763 में दोबारा नवाब बना दिया जाता है, जो कि 1763 से 1765 तक नवाब रहेगा। तो बक्सर के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, याद रखिएगा, 2 बार उसको बनाया जाएगा नवाब। तो अंतर उसने मुर्शिदाबाद, डिफरेंसेस मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। आर्मीनियंस को अगर हम देखें, यूरोपियंस को एक जर्मन भी बकायदा हुआ करता था जो इसकी आर्मी को ट्रेंड किया करता था। मेन कॉज क्या है? मिस यूज ऑफ दस्तक, और इस मिस यूज दस्तक का ही लगातार मुद्दा उठाएगा कौन? आपका मीर कासिम। अंततः पटना के पास एक छोटा सा युद्ध होगा, मुंगेर का युद्ध, और उसके बाद वो चला जाएगा किसके पास? अपने पिताजी लोगों के पास, मुगल बादशाह शाह
आलम सेकंड के पास, वहीं से शुजाउद्दौला को लिया जाएगा और अंततः 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाएगा। और इस बक्सर के युद्ध की कमान कौन संभालेगा? बक्सर के युद्ध की कमान अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो संभालेगा और यह मुनरो डिफीट करेगा और यही डिफीट सबसे बड़ी डिफीट मानी जाती है अभी तक की। और मीर जाफर की भी मृत्यु हो जाएगी और जो बंगाल का नवाब बनेगा बक्सर के युद्ध के पश्चात वो बनेगा डेट इज नजमुद्दौला। नजमुद्दौला जो है वो हमको नवाब के रूप में दिखाई पड़ेगा। 65 में ही निजामुद्दौला की मृत्यु हो जाएगी मीर जाफर की, और मीर जाफर के बाद कौन बनेगा? डेट इज नजमुद्दौला। तो बक्सर के युद्ध के समय कौन था नवाब? तो था मीर जाफर। अंततः इलाहाबाद की संधि की जाएगी, क्लाइव के साथ भी की जाएगी और शुजाउद्दौला के साथ भी की जाएगी। शुजाउद्दौला कौन है? अवध का नवाब। ये अवध के नवाब जो है नवाब वजीर के नाम से भी जाने जाते थे। अवध के नवाबों को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता था और इसी के द्वारा अवध का नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन लिया जाएगा और यह क्षेत्र जो है दे दिया जाएगा किसको? शाह आलम सेकंड को। और शाह आलम सेकंड यहीं से पहुंच जाएगा कहां? इलाहाबाद। और बाद में 1772 में माधवराव प्रथम जो है वो मराठे जो है वो इसको उठाएंगे 1772 में इलाहाबाद से और दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे जाकर के। यही आपका शाह आलम सेकंड है जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दे देगा किसको? अंग्रेजों को। और वो क्लाइव जो था जो 1760 में चला गया था, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद फिर दोबारा आ जाएगा, बैठ जाएगा। और भारत में क्या चालू करेगा? 1765 के बाद द्वैध शासन। द्वैध शासन कहां पर? बंगाल वाले इलाके में। और ये जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन 1772 तक कंटिन्यू करेगा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसको खत्म करेगा, इसको समाप्त करेगा। द्वैध शासन को लागू कौन करेगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव लागू करेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स समाप्त करेगा। 65 से 72 तक चलेगा द्वैध शासन का टाइम पीरियड। अब बंगाल से सीधे इनको देखना था, दिल्ली भी देख सकते थे लेकिन दिल्ली को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली को उस समय देख लेते तो मराठे भी इनकी प्रॉब्लम से सशंकित हो जाते और अंग्रेजों के ऊपर वास्तव में अटैक हो सकता था। लेकिन इस समय कर्नाटक वाला राज्य अगर देखोगे, दक्षिण भारत की तरफ अभी हम देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हैदर अली जो है एक मेजर थ्रेट के रूप में हमको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि फ्रांसीसियों का एक क्षेत्र हैदर अली के भी इलाके में है। हैदर अली अपनी सेनाओं को, मैसूर अपनी सेनाओं को जो है फ्रांसीसियों के द्वारा प्रशिक्षित करवा रहा था और यह प्रशिक्षण जो है अंग्रेजों के लिए खतरनाक हो सकता था। इसीलिए सबसे पहले साउथ को देखा गया, क्योंकि अंग्रेजों की नेवी भी सबसे मजबूत है, तो वहां पर मोर्चा लेना कंपैरेटिवली आसान था। तो मैसूर शहर की स्थापना अगर हम देखें तो विजयनगरा साम्राज्य के पश्चात ही वेंकट द्वितीय के समय में ही की गई थी, लेकिन आधुनिक मैसूर राज्य की स्थापना कृष्णा राजा वोडियार ने की थी, हमको ऐसी जानकारी है। और इसी कृष्णा राजा वाडियार के समय में सत्ता दो मंत्रियों के हाथ में थी, नंजराज और अंजराज। नंजराज के ही सेनापति के रूप में हमको हैदर अली की प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता है और वही नंजराज जो है इसे डिंडीगुल किले के फौजदार के रूप में नियुक्त करेगा। हैदर अली भी मैसूर की सेना को बिल्डअप करने के लिए सर्वप्रथम फ्रांसीसियों की हेल्प लेगा और फ्रांसीसियों के द्वारा हैदर अली यहां की सेनाओं को मजबूत करेगा। डिंडीगुल में ही वो पहली अपनी आधुनिक इंडियन जो आर्म्स फैक्ट्री है उसको स्थापना करेगा। तो डिंडीगुल सबसे इंपॉर्टेंट इलाका होगा। अगर हम इलाके को देखें तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। ये वाला जो आप इलाका देख रहे हो, ये वाला भाई मेरे, ये है कर्नाटक का इलाका।
ये आज के कर्नाटक को मत समझना, ये है कर्नाटक का इलाका, और इस कर्नाटक से ये वाला इलाका क्या है आपका मैसूर का इलाका। अगर मुझे थोड़ा, हाँ ये है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है आपका कर्नाटक का इलाका। ये कर्नाटक का इलाका अंग्रेजों के द्वारा सुरक्षित इलाका है, अंग्रेजों के द्वारा प्रोटेक्टेड स्टेट है। याद होगा आपको 1752 में ही अंबूर का युद्ध हुआ था। उस अंबूर के युद्ध में मोहम्मद अली को यहां का राजा बनाया गया था, जो कि अनवरुद्दीन का बेटा हुआ करता था, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर राजा बनाया था। तो ये ऑटोमेटिकली अंग्रेजों का एक प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में हमको दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा देख लीजिए, डार्क कर देते हैं। तो प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको माहे वाला रीजन दिखाई पड़ रहा है। माहे वाला वो भी वही इलाका है जहां फ्रांसीसियों का अधिकार था, जहां फ्रांसीसी अभी भी मौजूद थे, और ये मैसूर के अधिकार में आया करता था माहे वाला रीजन। ये जो त्रावणकोर का इलाका देख रहे हैं, ये भी अंग्रेजों का ही प्रोटेक्टेड स्टेट है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर मैसूर जैसा राज्य और यहां पर अंग्रेजों का प्रोटेक्टेड स्टेट, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में सीमा विवाद तो होंगे ही होंगे। आज भी सीमा विवाद है, उस समय में भी सीमा विवाद हुआ ही करते थे, रोक नहीं सकते हैं आप। तो इसी सीमाओं के विवादों के चक्कर में 4 मैसूर युद्ध लड़े जाएंगे। इन्हीं सीमाओं के विवादों के चक्कर में 4 मैसूर युद्ध आपको लड़े जाएंगे। यहां आप देख सकते हो फ्रेंच 1726। ये जो मालाबार कोस्ट है, ये मसालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज मैसूर के कारण मालाबार पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पा रहे थे। वो बेसिकली अपने मसालों की जो आपूर्ति हुआ करती थी वो त्रावणकोर राज्य से किया करते थे। वो बेसिकली अपने क्षेत्र के जो त्रावणकोर के राज्य से किया करते थे। ठीक है, तो देख लीजिए, यहां पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा भी है वांडीवाश करके, एक नाम भी लिखा हुआ है, देखिए वांडीवाश करके दिख रहे हैं। तो 1760 में यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। इवन पौंडीचेरी कैपिटल ऑफ फ्रेंच इंडिया। 1706 में प्रोटेस्टेंट लूथरन मिशनरी सेटलमेंट इन इंडिया। ट्रैंकूबार, ये ट्रैंकूबार वही वाला इलाका है जहां डेन आकर के बसेंगे। डेन, ट्रैंकूबार और सेरामपुर, तो नाम याद आ गया होगा। फ्रेंच का यहां पर भी इलाका हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर ब्रिटिशों ने इस इलाके को कैप्चर कर लिया था, लेकिन यहां पर वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यह हैदर अली मैसूर के द्वारा प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में हमको दिखाई देता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1767 से लेके 1769 के बीच में। गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड वेरेलेस्ट। कौन होगा? वेरेलेस्ट। वेरेलेस्ट होगा, वेरेलेस्ट, क्योंकि क्लाइव रहा था, क्लाइव के बाद वेरेलेस्ट आया है, वेरेलेस्ट के बाद 6972 में एक आया था दूसरा, कर्टियर आया था, उसके बाद कर्टियर आया था। यस, वेरेलेस्ट होगा। तो अंग्रेज और हैदर के बीच में कर्नाटक की सीमा का विवाद हुआ था। अंततः मद्रास की संधि हुई थी, और मद्रास की संधि के द्वारा अंग्रेज यहां पराजित महसूस हुए थे। घर के अंदर घुस करके संधि की थी यार, मद्रास की संधि मतलब अंग्रेजों के घर के अंदर घुस के की होगी ना। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। ठीक है, अब बाकी मेंस की जब हम चर्चा करेंगे तो हम डिटेल अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए केवल प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कारण और उसकी संधि। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेरेलेस्ट। कौन हो जाएगा? वेरेलेस्ट। गवर्नर कौन हो जाएगा? वेरेलेस्ट, जनरल नहीं, वेरेलेस्ट। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो होगी, गवर्नर कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। 80 से 84 के बीच में होगी। तात्कालिक कारण होगा कि फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार करेंगे कौन? अंग्रेज, और इसी के कारण क्या कहते हैं, ये युद्ध चालू हो जाएगा। मैंगलोर की संधि होगी किसके किसके बीच में? लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच में। तभी वॉरेन हेस्टिंग्स बोलेगा ये लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये इस संधि के द्वारा कर्नाटक को खो देगा।
तो लॉर्ड मैकार्टनी का यहां पर हमको उल्लेख मिलेगा। लॉर्ड मैकार्टनी कौन होगा? दैट इज अ तत्कालीन क्षेत्र का गवर्नर। तो टीपू के बीच में होगी मैंगलोर की संधि, प्लीज याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है मैकार्टनी। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किसके समय में होगा? सर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होगा। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में होगा, 90 से 92 के बीच में। कब? टीपू द्वारा त्रावणकोर पर अटैक किया जाएगा। किस पर? टीपू द्वारा त्रावणकोर पर अटैक किया जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी 1792 में और टीपू की पराजय हो जाएगी। यहां से टीपू को अपने राज्य का आधा भाग जो है अंग्रेजों को दे देना पड़ेगा। और इसी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट आएगा, हमने अपने शत्रुओं को, हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने दुश्मन का सर्वनाश कर दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1799 में। टीपू द्वारा सहायक संधि एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, अंततः इसका वध कर दिया जाएगा और टीपू की पराजय हो जाएगी। अब यहां पर वेलेस्ली अपना स्टेटमेंट देगा, पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है, पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है। और जो मैसूर का राज्य है उसको सहायक संधि थोप दी जाएगी और वडियार वंश का एक राजा होगा कृष्ण राज, नाबालिग बच्चा होगा, उसको इसका शासक बना दिया जाएगा। अंग्रेज इनके संरक्षक के रूप में हमको दिखाई पड़ेंगे। अंततः 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो बाकायदा मैसूर को एनेक्स करेगा। लेकिन बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन मैसूर को पुनः वाडियारों को वापस करेगा, क्योंकि आपको मालूम है 1813 से 1857 के बीच में अंग्रेजों की नीति जो है वो डायरेक्ट एनेक्सेशन की है। लेकिन 57 के बाद फिर से देशी राज्यों को बनाने पर बल दिया जाएगा। टीपू सुल्तान के बारे में देखें तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। टीपू सुल्तान के बारे में थॉमस मुनरो का एक कथन है, टीपू नई प्रथाएं चलाने वाली अशांत आत्मा है। टीपू नई प्रथाएं चलाने वाली अशांत आत्मा है, थॉमस मुनरो ने कहा था। श्रीरंगपट्टम जो इसकी राजधानी हुआ करती थी, यहीं पर यह जैकोबियन क्लब की स्थापना करेगा। ये जैकोबियन फ्रांस में मशहूर थे और इन्हीं के आधार पर यह श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाएगा और अपने आप को नागरिक टीपू कह लेगा। अंग्रेजों के खिलाफ यह अपना सशस्त्र संघर्ष चलाने के लिए अरब, अफगान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया इत्यादि क्षेत्रों में भी अपने राजदूतों को भेजेगा ताकि उनके क्षेत्रों से भी मदद ली जा सके। तो पहला शासक बनेगा अंग्रेजों के समय में पहले शासक बनेंगे मैसूर वाले हैदर अली, जो कि अंग्रेजों को प्रॉपर डिफीट करेंगे। अदरवाइज तो हमको अंग्रेजों को कोई डिफीट करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। इसके अलावा टीपू सुल्तान की बात करें तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1782 में एक युद्ध हुआ था, खासकर पोर्टो नोवो का युद्ध। पोर्टो नोवो का युद्ध बेसिकली हैदर व आयरकूट के बीच में हुआ था। इस आयरकूट इसमें जीत गया था, हैदर हार गया था और अंततः हैदर अली की फिर बाद में मृत्यु हो गई कैंसर के थ्रू। टीपू सुल्तान ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की थी, अपने नाम के सिक्के चलाए, वर्ष महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया, एक नए कैलेंडर का भी इसने प्रचलन किया था। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप श्रीरंगपट्टम में जैकोबियन क्लब बनवाया इसने और नागरिक टीपू अपने आप को कहलाया। नागरिक टीपू अपने आप को कहलाया। यहीं पर स्वतंत्रता का वृक्ष भी इसने रोपित किया था। वह स्वयं जैकोबियन क्लब का मेंबर बना था, अपने को नागरिक टीपू भी कहने लगा था। इसके अलावा एक धर्म सहिष्णु शासक था। श्रृंगेरी के मंदिर मां शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए भी इसने धन दान दिया था। इसका काल भी हमें एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णुता के काल के रूप में दिखाई पड़ता है। किसका? टीपू सुल्तान का।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि टीपू सुल्तान ही वो शासक था जिसने सर्वप्रथम मिसाइल टेक्नोलॉजी, आधुनिक भारत के संदर्भ में मिसाइल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता भी टीपू सुल्तान ही माना जाता है, रॉकेट तकनीक का। और पहला शासक है जो इस्लामिक देशों में अंग्रेजों के खिलाफ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेगा। इसके अलावा मुसलमानों में भी पॉलीगैमी को इसने बैन करने का प्रयास किया था। तो इस हिसाब से हमको टीपू सुल्तान भी दिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 4 प्रकार के एंग्लो मैसूर वॉर होंगे। पहला मैसूर वॉर जो होगा वो वेरलस्ट के टाइम पीरियड पे होगा, 67 से 69 के बीच में। मद्रास की संधि से यह समाप्त होगा। दूसरा जो होगा 1780 से 84 के बीच में होगा, 80 से 82 तक हैदर अली मोर्चा संभालेगा और 82 में पोर्टो नोवो की लड़ाई में आयरकूट से वो क्या होगा, हार जाएगा। और 82 से 84 के बीच में टीपू सुल्तान इस मामले को लीड करेगा और मंगलौर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। मंगलौर की संधि पर साइन किसने किए थे? लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान ने किए थे। तभी वॉरेन हेस्टिंग्स ने संबोधित किया था कि भाई ये मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये कर्नाटक को खो देगा। इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा वॉर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी, जिसमें टीपू को अपने आधे राज्य को दे देना पड़ेगा। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी जिसमें कॉर्नवालिस कहेगा हमने अपने मित्रों को सशक्त बनाए बगैर ही टीपू को हरा दिया। क्योंकि दूसरे वॉर के बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज, मराठा और निजाम का ट्रायंगल बनेगा। तीसरे युद्ध में भी अंग्रेज, मराठा, निजाम का ट्रायंगल बनेगा। चौथे युद्ध में भी अंग्रेज, मराठा, निजाम का ट्रायंगल बनेगा। पहले युद्ध में बनेगा जरूर अंग्रेज, मराठा, निजाम का ट्रायंगल, लेकिन टीपू इसको ब्रेक कर देगा। इसी टीपू कह रहा हूं, हैदर अली इसको ब्रेक कर देगा पहले को, और अंग्रेज हार जाते हैं। लेकिन सेकंड वाले में फिर टीपू अंग्रेज, निजाम और मराठा दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी बनेगा। अंततः फिर मैसूर का पतन हो जाएगा और मैसूर सहायक संधि कर लेगा, खत्म हो जाएगा। सहायक संधि के माध्यम से आपको मालूम है कि प्रोटेक्टेड स्टेट्स को बनाने का प्रयास किया गया था। सहायक संधि का मतलब ही यही था कि पूरी तरीके से एक प्रकार से बस नामात्र का शासक आपको दिखाई दिया था, इसके अलावा उसकी कोई भी औकात नहीं थी। तो ठीक है डियर ऑल, आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पर ही रखेंगे और आगे के सेशन के साथ आप लोग लगातार जुड़े रहिए। आप सभी का प्यार, सपोर्ट हम लोग के साथ रहेगा। हम लोग और ज़्यादा इसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और भी मैं फैक्चुअल डिटेल्स आपके लिए शामिल करूंगा। देखिए प्रीलिम्स के लिए इतना बहुत है, आप बिल्कुल याद कीजिए, क्योंकि इसमें नए नए फैक्ट्स को मैंने डालने का प्रयास किया है। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की परमपिता परमेश्वर से मैं कामना करता हूं और आज के सेशन को यहीं रखता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।